और वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज यूपी में हो चुका है। कांग्रेस की यात्रा में राहुल के साथ कार्यकर्ताओं का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं इस यात्रा में यूपी कांग्रेस के लगभग सभी नेता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा है कि कांग्रेस यूपी में अपना विस्तार कर रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी है। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। बागपत के हॉल्ट स्टेशन पे खड़े हैं हम और भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। हालांकि राहुल गांधी जरूर दिल्ली लौट गए हैं, लेकिन कांग्रेसियों का, कांग्रेसी समर्थकों का जो जोश जुनून है वो कम नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रजलाल खाबरी जी। ब्रजलाल जी, सबसे पहले जनता टीवी पे आपका बहुत ज्यादा स्वागत है और मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए यात्रा शुरू होने से पहले ही थोड़ी सी गड़बड़ियां आ गई हैं, क्यों? ऐसा कहाँ महसूस कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी दिल्ली चले गए? ये तो कोई बात नहीं है। आज हमें कहीं रुकना है और कोई अर्जेंट कोई काम आ गया है तो उसको करने के लिए फिर लौट के आ जाएंगे। ठीक है, तो कल हमारी है जी, कल से यानी कि वो बागपत में ज्वाइन कर रहे हैं? पक्का आ और जाएंगे। इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से आप उत्तर प्रदेश के अंदर क्या उम्मीदें देखते हैं? उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिस जिस रास्ते से राहुल जी निकल के आए हैं उस रास्ते में राहुल जी के स्वागत के लिए बूढ़े बच्चे जवान माताएं बहनें कोई जाति धर्म सब त्याग करके उनके स्वागत में खड़े नजर आए हैं। इससे ये लगता है कि आने वाला वक्त राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। क्या भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुनर्जागरण की यात्रा के तौर पर मैं समझूं, या जो लोग आपको सुन रहे हैं वो समझें? नहीं, ये पुनर्जागरण नहीं है। राहुल जी ने इसको राजनीति से नहीं जोड़ा। उन्होंने जितने भी दलों के लोगों को बुलाया है, तीन चीज़ें आप समझ लीजिए। एक तो महंगाई जो चरम पार कर गई है, कोई सीमा नहीं बची है। महंगाई के बाद बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि हम जो देखते हैं, आपने नहीं देखा होगा, कभी आप जाइए, हर एक कस्बे में एक जगह बन गई है और वहाँ पर एक एक दो हज़ार कामगार जो काम करते हैं सुबह से शाम तक, कारीगर हैं, बढ़ई हैं, जो कामगार हैं जिनके हाथों में कला है, वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो उनको ले जाते दिन भर काम कराते हैं। तो आज जिन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, वहाँ आते हैं 2000, मिलता है काम 100 लोगों को। इतनी महंगाई है आज की तारीख में, इतनी बेरोजगारी है आज की तारीख में, इतना अन्याय अत्याचार है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में थोड़ा अंधेरा हो या अकेला हो, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन अन्य अत्याचार के समाचार आपको मिल रहे होंगे, आप खुद दिखाते हैं। इस हालत में अब जनता जान चुकी है कि जो झूठे वायदे करने वालों के साथ अब ज़्यादा दिन नहीं रहा जा सकता है। फिर से हमको राहुल जी के साथ चलना। ब्रजलाल जी, देखिए ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपके तमाम विपक्षी पूछ रहे हैं, बस जबान मेरी है, शब्द मेरे हैं। सवाल ये कि तमाम विपक्षी जो हैं और विशेषकर भाजपा, उनका कहना ये है कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं लेकिन कांग्रेस ही नहीं जुड़ पा रही है। राज्यों के अंदर कलह कलेश इतना ज्यादा है कि उसको समेट पाना बहुत मुश्किल टास्क है। जो दल कह रहे हैं वो अपनी अपनी गलेवान में झांक के देख लें। हमारा प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर हो गया। जो भी दल इस बात का प्रश्न कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने को जोड़ ले, तो मैं फिर से कह रहा हूं, जितने दलों ने इस तरीके की सोच बनाई है, पहले वो अपने गला झांक के देखें गलेवान में कि उनके यहाँ क्या है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं है। आज अगर लड़ाई भिड़ाई होती तो लाखों की संख्या में लोग राहुल जी के पीछे खड़े थे। हो सकता है बड़ा परिवार है, कोई बात आती है तो समझौते होते हैं, प्यार मोहब्बत बदल जाती। इसी नफरत को खत्म करने के लिए तो राहुल गांधी जी ने यात्रा की है। नफरत खत्म करो, प्यार से देश को जोड़ो। लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024, उसमें ब्रजलाल खाबरी भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट को किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, इस यात्रा से जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस को, आम जनता को, आम मतदाता को तमाम तरीके का प्रोत्साहन मिला है, तमाम तरीके का बूस्ट मिला है और वो जाकर के आने वाले छोटे बड़े चुनाव में हम देखेंगे कांग्रेस आपको भाजपा से बहुत ऊपर नजर आएगी। तो ये इनिशियल स्टेज है। बिल्कुल। तो ये ब्रजलाल खाबरी थे, उनको सुन रहे थे आप साफ तौर पर, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये
कांग्रेस को जागृत करने की यात्रा के साथ साथ भारत को जागृत करने की यात्रा है और इस यात्रा से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी एक इम्पैक्ट नजर आएगा, कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बागपत। और इस समय राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी जो कश्मीर में खत्म होने वाली है और आज वो 9 दिन के विराम के बाद अपनी यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे। राहुल की यात्रा ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी। इस दौरान उनके साथ कई राजनीतिक बड़े चेहरे भी देखने को मिले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आई हैं। कोल्ड वेव के बीच उनकी यात्रा ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने उन नेताओं का साथ दिया जो देश को तोड़ने का काम करते थे और टुकड़े टुकड़े गैंग का भी साथ देते थे, इसलिए वो यूपी में आने की हिम्मत नहीं दिखा पाए और वो उत्तर प्रदेश को छूते छूते निकल गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और घुटने टेकने के बाद यूपी में सांकेतिक यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। क्या दूसरा कोई नेता ने? आज मैं फुटेज देख रहा था, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है। हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है। रात दिन लगातार जनता देखती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व के इतना अभाव है, केवल एक परिवार हाथ उठा करके खड़ा हुआ है। जिस ढंग से मैं कह सकता हूं कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए। वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था उस दिन तय हो गया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। और वही कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अंशु अवस्थी ने ब्रजेश पाठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की उत्तर प्रदेश में मिले अपार जन समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री को फ्लॉप शो कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, क्योंकि श्री राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। दरअसल जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी के इस अभियान को, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। आज उनकी हताशा है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है। जनता का जन समर्थन मिल रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन सवालों के जवाब नहीं है बीजेपी के पास। इसी और वही नोटबंदी पर सरकार के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सब घटनाएं ना रखी गई हों जो जमीनी स्तर पर हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ जहां बैंकों की लाइन में लगकर गरीब और असहाय भूख और प्यास से उनकी मौत हुई हो, जहां बैंक की लाइन में लगे लगे गर्भवती मां ने बच्चे को जन्म दे दिया हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की आड़ में गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया, गरीबों का खून चूसने का काम किया। ऐसी ही तमाम बातों के जरिए अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर, और न्याय की उम्मीद करना भूल जाइए। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना, और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे।
और 2001 में बहुचर्चित उसरी हत्याकांड मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी, लेकिन एक बार फिर से मुख्तार की गवाही टल गई है। साल 2001 में मोहम्मदाबाद जाते वक्त माउस के विधायक रहे मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा अटैक हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी बाल बाल बचे थे और जिसमें उनके गनर तौकीर अहमद को गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी और 9 अन्य लोग इसमें घायल हुए थे और बाद में रुस्तम उर्फ बाबू की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में 3 लोग ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और साथ ही अनिल सिंह को अभियुक्त बनाया गया था। वहीं मुख्तार के वकील ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मुख्तार को बांदा जेल में जान का खतरा है। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी जो है अपने आवास फाटक मुंडाबाद से मऊ जा रहे थे। उसरी गांव जो है रास्ते में पड़ता है, जहां पर कि एक ट्रक पहले से खड़ी थी और उस ट्रक पर कई लोग जो है AK-47 से लैस थे। जब मुख्तार अंसारी की गाड़ी जो है ट्रक के करीब पहुंची तो ट्रक पर डाला में बैठे व्यक्तियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसमें जो है मुख्तार अंसारी की गाड़ी छलनी हो गई। मुख्तार अंसारी के गनर प्रदीप कुमार जो उनकी गाड़ी में बैठे थे, उनकी मौके पर गोली लगने से मृत्यु हो गई। उसमें एक आदमी जो रुस्तम उर्फ बाबू जो है गोली लगने से घायल हो गया, जो मौके पर घायल हुआ था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और विंध्याचल धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा है, उन्होंने कहा कि उसकी एक झलक यूपी विधानसभा परिषद में दिखाई देती है, विधान परिषद में दिखाई देती है, जहां पर कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। यूपी में कांग्रेस की जमीन भी नहीं बचा पाई है और यहां जनता अच्छी तरह यह जानती है कि इनके जो बाप दादा रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये क्या करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को गुमराह करना और तिगड़म करना और साजिश करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। माननीय दिनेश शर्मा जी से आप जानकारी लेंगे तो कहीं इस तरह की कोई चर्चा नहीं। तो पूरे देश को गुमराह करना, प्रदेश को गुमराह करना, षड्यंत्र करना इनका पुराना स्ट्रगल है, शौक है। अब अपने शौक के बिना तो रह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की बात है तो यहां आप समझिए कि अभी थोड़ी दिन पहले तो हुआ, इतिहास बना। कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने रखी है उसकी एक झलक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में हम लोगों को देखने को मिली। आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उसका एक भी सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। योजनाएं गांव तक पहुंच भी रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, जमीनी हकीकत जानने के लिए कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से सीधा संवाद यह किया जा रहा है। सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि मेरे पहले इस 14 सांसद हुए हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र की जनता कहती है कि आप पहले सांसद हैं जो गांव-गांव जाकर सीधे लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। मोदी योगी की सरकार आम जनमानस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में लगी हुई है और यही नहीं, आज केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रत्येक योजना गांव तक पहुंच भी रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी के द्वारा जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित पीड़ितों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचे उसकी समीक्षा भी कर रहा हूं। जो पात्र लोग नहीं पाए उनको मिले, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। क्या इससे कोई चुनाव पर भी जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्या इस तरीके से भी कोई हो? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के बीच में गांव में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी गांव के गरीब का, किसान का, मजदूर का विकास चाहती है। इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। जो पात्र है उसको योजना का लाभ मिले, उसको लेके जाती है। ये और राजनीतिक दलों का कार्यक्रम होगा कि वो चुनाव के समय ही केवल मतदाता को याद करते हैं। ये हमारे मतदाता नहीं, हमारे देश के बंधु हैं, हमारे अपने लोग हैं और सरकार की योजनाओं को लाभ मिले इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। लगातार मैं लगा हूँ।
और वहीं उत्तर रेलवे राजधानी वासियों को जल्द ही आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन का तोहफा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को रेलवे अमली जामा देने जा रहा है। अभी तक 60 ट्रेनों के ठहराव वाले स्टेशन पर दोगुनी ट्रेनें रोकने की तैयारी चल रही है। अफसरों का दावा है कि इस वित्तीय वर्ष में यह सैटेलाइट स्टेशन चालू हो जाएगा। यहां नए स्टेशन भवन के निर्माण के साथ ही 2 नई रेल लाइनों को 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं। सैटेलाइट स्टेशन पर बड़े स्टेशन की तरह ही यात्री अत्याधुनिक पार्किंग और वेटिंग रूम और तमाम तरीके की सुविधाएं उनको मिलेंगी। इससे यात्री यातायात सहित मालगाड़ियों के संचालन को और अधिक सुगम बनाया जा सकेगा। उत्तर रेलवे आलमनगर स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अभी तक इस स्टेशन केवल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 5 की जा रही है, और अभी यहाँ पर केवल 6 लाइनें थीं, जो बढ़ के 8 लाइनें हो जाएंगी। यहाँ पर केवल एक पैदल पुल है, जिसको बाहर हटा करके उसकी जगह पे 3 पैदल पुल नए बन रहे हैं, और ये सभी पैदल पुल जो है यात्रियों के लिए सभी प्लेटफॉर्म उतारेंगे। इसके अलावा भी यहाँ केवल 7 ट्रेनें रुक रही हैं। अब जब से सैटेलाइट स्टेशन बनेगा तो मैक्सिमम जो है यहाँ से आने जाने वाली ट्रेनों को यहाँ पर ठहराव मिल जाएगा। साथ ही अब जहाँ यहाँ बाईपास लाइन बन रही है, कि जो बाईपास लाइन करीब काम पूरा भी हो गया है, और उस लाइन से यहाँ जा करके ट्रेनें जो सुल्तानपुर और बनारस की जाने वाली हैं, तो कुछ ट्रेनों को सीधे जो है बाईपास से गुजारा जाएगा, और वो ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए वो ट्रेनें सीधे उतरठिया निकल जाएंगी। प्लानिंग ये भी है कि स्टेशन पर सारी सुविधाएं मिलें। क्लॉक रूम मिलेगा, यहाँ पर वेटिंग हॉल होगा, और यहाँ पर रिटायरिंग रूम भी होंगे लोगों के लिए, ताकि यात्री आएँ और यहाँ पर रुकें और आराम से ट्रेनें पकड़ सकें। ये सुविधा इस साल लोगों को मिल जाएगी, और कोशिश ये भी जारी है कि जल्द से जल्द काम पूरा हो। मैं आशीष से कहूँगा एक बार दिखा दें किस तरह कंस्ट्रक्शन काम तेजी से चल रहा है, कि सारे लगे हुए लोग मशीनें लगाई गई हैं, और जो नए प्लेटफॉर्म 2 बाकी बचे हैं उनका काम भी करीब पूरा होने वाला है। उम्मीद की जा रही है अगले महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा। और मालगाड़ियों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, ये तमाम मालगाड़ियाँ यहाँ से बाईपास होकर के उतरठिया निकाली जाएंगी। इस तरह देखा आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन जल्द ही चालू करने की पूरी तैयारी है, और डीआरएम ने अपने स्तर से काम पूरा करा लिया है, और जल्द उम्मीद की जा रही है कि यह स्टेशन जो है मार्च और अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं हल्द्वानी शहर में गफूर बस्ती से रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रशासन और रेलवे ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर 10 जनवरी से पूरा अतिक्रमण हटाने की तैयारियां ये कर ली हैं। हाईकोर्ट ने जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन इसका भारी विरोध भी हो रहा है। इस विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ निर्माण गिराने के बाद अभियान को फिलहाल रोक दिया था। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि हल्द्वानी के लोगों के लिए कल हरीश रावत अपने आवास पर 1 दिन का मौन उपवास करेंगे। इस दौरान हरीश रावत ने प्रार्थना करते हुए मुख्यमंत्री से हल्द्वानी के लोगों के लिए मानव धर्म निभाते हुए समाधान करने की बात कही है। हल्द्वानी के लोगों के लिए कल मैं फिर उपवास पर बैठ रहा हूँ, मौन उपवास पर बैठ रहा हूँ, और अपने घर पर बैठूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री एक गार्जियन के तौर पर, एक परिवार के बड़े के तौर पर लोगों को, आखिर हैं तो हमारे राज्य के नागरिक, उनके घर टूट जाएंगे इस ठंड में, कहाँ जाएंगे? गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य के मानवीय चेहरा दिखाई देना चाहिए। ये देवताओं की भूमि है, यदि इस देवताओं की भूमि में शासकों का चेहरा मानवीय नहीं होगा तो फिर लोगों का दिल बहुत टूट जाएगा। और इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और जब मान लिया बात आएगी आगे तो फिर आगे देखेंगे। अभी हम केवल प्रार्थना भर कर रहे हैं, एक हाथ ऊपर वाले। और वह रेलवे अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने जानकारी देते हुए कहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे के साथ बैठक कर मुनादी भी कर ली गई है। साथ ही अतिक्रमण अभियान के लिए 14 कंपनी पैरामिलिट्री और 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की गई है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल से भी पुलिस अधिकारी और सिपाहियों की डिमांड की गई है। सभी फोर्स 8 जनवरी तक हल्द्वानी पहुंच जाएंगी। और आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि पुलिस माहौल खराब करने वालों को भी चिन्हित कर रही है, और उसके लिए एलआईयू के साथ खुफिया तंत्र को भी तैनात किया गया है। मेरे स्तर से जो है पुलिस मुख्यालय को फोर्स की डिमांड भेजी गई है, जिसमें लगभग 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें 5 कंपनी जो है रैपिड एक्शन फोर्स की भी हमने मांग की है।
तो संभवतः 8 तारीख तक हमारे पास पूरी फोर्स आ जाएगी। इसके अलावा हमने जो है कुछ कांस्टेबल्स भी गढ़वाल से मंगाए, ऑफिसर्स भी, तो वो भी 8 तारीख तक आ जाएंगे। लगभग 900 के करीब कांस्टेबल्स है और आज हमको जो है कुछ ऑफिसर्स का अलॉटमेंट भी हो गया है, जिसमें गेस्टेड अफसर्स जो है CO, एडिशनल SP, SP रैंक के भी अफसर है। इसके अलावा जो है होमगार्ड का भी अलॉटमेंट आज हुआ है। तो चिन्हीकरण जो है वो जो भी माहौल ख़राब करने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं, पुलिस उन पे सतर्क और पैनी नज़र रखे हुए है। और वहीं बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में खड़िया खनन से उपजे विवादों का समाधान कर पाने में जिला प्रशासन बागेश्वर विफल साबित हुआ नजर आ रहा है। चोरी छिपे रात में जेसीबी मशीनों को सड़क कटान और खड़िया खनन के लिए भाटली कोट से खुलदोड़ी ये ले जा रहे हैं और खनन कारोबारी मेहरबान सिंह राठौर के खिलाफ भाटली कोट गांव के ग्रामीणों ने कोतवाली बागेश्वर में प्रदर्शन किया है। भाटली कोट के ग्रामीणों का आरोप है कि सनसाइन और खुदरोड़ी खड़िया माइंड के भाटली कोट के गौचर पनघट ग्राम पंचायत वन पंचायत की जमीनों को उजाड़ा जा रहा है। रोकने के लिए हम महिलाएं यहाँ आए हैं। हम अपने जंगलात नहीं काटने देंगे। हम पहले ही दे चुके हैं इन लोगों को हम वहाँ। इसके बाद हम ये खड़िया वाले मनमानी कर रहे हैं क्योंकि इनकी तानाशाही चली है। ये लोग हमारी जबरदस्ती हमें रात में 1:30 बजे रात 31 के दिन ले गए। कल दी थी यहाँ थाने में 31 को हमारे 2 बजे रात अचानक में रात में एक पोपलाइन मशीन चैन वाली बिना बेल्ट के लोग वहाँ पर गए और तत्पश्चात चालक से पता चला कि यह रोड भागनी कोट के बंद पंचायत को काटते हुए खड़िया माइन खुलदोड़ी तक ले जाया जा रहा है, अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है, जिसमें हमने पता करा कि ये रोड कहाँ से मंजूर हुई है। दूसरे दिन हम बसंती देव अध्यक्ष जी से जिला पंचायत में मिले, उन्होंने हमको दिखाया तो वहाँ 3 लाख रुपए का रास्ता पास था, भानु खेतवाल जी के नाम से टेंडर था और उनको वो लोग खड़िया वाले पैसे अतिरिक्त पैसे देकर उस रास्ते जो पास था उसको रोड में तब्दील करना चाह रहे थे। और वहीं भारत चीन सीमा से लगे नेलांग बॉर्डर तक रोड तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28वीं BRO परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आज भैरो घाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने चीन सीमा पर भैरो घाटी से नेलांग बॉर्डर तक 23 किलोमीटर लंबी सड़क का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। उन्होंने चीन सीमा पर सड़क बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद भी जताया। आज नेलांग से भैरो घाटी और लगभग ऐसी 25 जो सीमाओं से लगी हुई परियोजनाएं हैं उसका विधिवत उद्घाटन माननीय हमारे देश के ऊर्जावान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया और आज हम इस जगह पर खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि BRO के द्वारा बहुत चुस्त दुरुस्त से काम किया गया और यहाँ पर लगभग नेलांग से और भैरो घाटी 23 किलोमीटर की सड़क बॉर्डर के लिए बनी है। मैं BRO को तमाम BRO के हमारे कमांडर साहब हैं उनके तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।